जो आज हम कंटिन्यू करते हैं ऑब्जेक्टिव 1 से। देखिए ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट की वीडियो और बुक की वर्ड टू वर्ड रीडिंग सब पड़ा हुआ है, ठीक है। चैनल पे आप जा कर के देखिए। आज हम ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन लेंगे और ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन लेंगे। ऑब्जेक्टिव 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और इसके सॉल्यूशन जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है और आपके किसी दोस्त के भी काम आ सकता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। क्योंकि आपका शेयर करना ही चैनल की ग्रोथ पर डिपेंडेंट, ठीक है। चैनल की ग्रोथ जब भी होगी जब आप शेयर करेंगे, और बच्चों का फ़ायदा भी होगा, तभी मेरे बनाने का जो है आउटपुट भी तभी आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है उससे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द डायग्राम दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट की गई हैं। पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ जो है, इलेक्ट्रिक ये जो फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है ना। तो इधर मार्किंग करते हैं, सेम एरिया की। तो हम देखें कि भाई इधर नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन ज़्यादा है, इधर नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन ज़्यादा है, और 3-3 दोनों में है। इसका मतलब EA और EC बराबर है, EA और EC बराबर है, और EB कम है एज़ कम्पेयर टू EC। तो इसका ऑप्शन जो होना चाहिए वो C करेक्ट होना चाहिए, C ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस। कह रहा है सेपरेशन दो चार्जेस के बीच की अगर बढ़ा दी जाए तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है चार्जेस की वो इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी, या सेम रहेगी, या इंक्रीज़ भी कर सकती है और डिक्रीज़ भी कर सकती है। तो इमेजिन दैट कि दो चार्ज हैं आपके पास, ठीक है, Q1 Q2। अब अगर इनको आप दूर दूर ले जाते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट आ जाता है कई बार कि भाई ये Q1 Q2/R इसका फॉर्मूला है। अगर हम दूर ले जाएंगे तो ये चीज़ बढ़ेगी और ये घट जाएगी, इसका मतलब इसका आंसर डिक्रीज़ होना चाहिए, है ना। ऐसा आपके थॉट आएगा। पर व्हाट अबाउट कि अगर ये मैं कहूँ कि ये प्लस Q है, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है और ये प्लस Q है। दो केसेस ले लूँ, एक केस A ले लूँ और एक केस B ले लूँ। तो अगर मैं दूर ले जाऊँगा तो ये चीज़ जो है पॉजिटिव वाले केस में तो डिक्रीज़ होगी, बट नेगेटिव वाले केस में इंक्रीज़ होगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कम होती चली जाएगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है। तो क्योंकि ये मेंशन नहीं किया है कि दो चार्जेस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है या पॉजिटिव हैं, आप अपने से कंक्लूड नहीं कर सकते। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए मे इंक्रीज़ और मे डिक्रीज़। क्लियर, डी इसका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक्सप्लेनेशन इसकी साइड में हटाते हैं, ये यहाँ पे चिपका देते हैं एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम अ लो पोटेंशियल एनर्जी रीजन टू द हाई पोटेंशियल एनर्जी रीजन। सपोज दैट यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये हो गया लो पोटेंशियल एनर्जी रीजन, ये हो गया हाई पोटेंशियल एनर्जी रीजन। आप एक पॉजिटिव चार्ज को, इस बार डिफाइंड है पॉजिटिव चार्ज, इसको उठा करके इधर लेके जा रहे हो, ठीक है, लो से हाई की तरफ। तो क्या होगा, ऑब्वियस है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, है ना। पॉजिटिव है तो और ज़्यादा इंक्रीमेंट कर देंगे एनर्जी में, तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज डिफाइंड है पहले से कि टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं, एक A पॉइंट पे है, एक B पॉइंट पे है। इज स्टडिंग वाइल मूविंग फ्रॉम A टू B। अगर हम A से B की तरफ जाएं तो पोटेंशियल का क्या होगा, A से B की तरफ। तो लेट कर लेते हैं कि हमने
कोई मूवमेंट करी और हम एक्स पॉइंट पे पहुंच गए, और ये टोटल लेंथ मान लेते हैं एल है, तो ये हो जाएगा एल माइनस एक्स। अब पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है, वाइल मूविंग, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन के क्यू, या पोटेंशियल, हमें तो पोटेंशियल चाहिए ना, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का नहीं, के क्यू बाय एक्स प्लस के क्यू बाय एल बाय एक्स, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो अगर मैं ए से चलना शुरू करूं तो x धीरे धीरे बढ़ेगा, 1/x का वैल्यू x धीरे धीरे बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो ये वैल्यू जो ओवरऑल वैल्यू है ये घटेगी, ये वैल्यू डिक्रीज करेगी, और मिड पॉइंट से पहले पहले की बात कर रहे हैं। और क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है वो a के ज़्यादा नियर बाय है तो इन्फ्लुएंस इसी का ज़्यादा होगा, ठीक है, इस वाले पैरामीटर का इन्फ्लुएंस कम होगा क्योंकि वो दूर है, डिस्टेंस दूर है वहाँ से। तो इसका मतलब पहले पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा, फर्स्ट पोटेंशियल डिक्रीज। उसके बाद मान लीजिए ये यहाँ पहुँच गया बी के क्लोज, किसके क्लोज, बी के, तो इस बार इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। तो इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ जो है ये चीज़ घट रही है, देखो आप x माइनस एल, जैसे जैसे हम यहाँ जा रहे हैं ये घट रही है, ये घट रही है तो ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो देन इंक्रीज़ होना चाहिए। तो आप इस तरीके से इसको मैथमेटिकली एज्यूम करके प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा आसान है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी चार्ज जिस भी पॉइंट के पास होता है उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। दो पैरामीटर्स हैं आपके पास, आप कैसे जज करेंगे, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली जज नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, ये मानेंगे भाई जब ए के पास था तो इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, जब बी के पास होगा तो इस वाली मैथमेटिकल इक्वेशन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। तो बड़े आसानी से आप इसका आंसर कर पाएंगे, डी आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे चिपका देते हैं, बस हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अ स्मॉल सर्कल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर विद द सेंटर एट द ओरिजिन कटिंग द एक्सिस पॉइंट दिस। तो एक सर्कल बना लेते हैं पहले, कह रहा है एक सर्कल है, तो एक सर्कल लेते हैं हम यहाँ पे जाके, ये हमने एक सर्कल सेलेक्ट कर लिया और इसकी मार्किंग कर देते हैं, ए पॉइंट, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर माइनस ए, यहाँ पे माइनस ए, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है ना। हाँ, आउट ऑफ द पॉइंट ऑन द पेरीफेरी ऑफ द सर्कल द पोटेंशियल इज मिनिमम एट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऐसे जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो आप खुद सोचो कौन सा पॉइंट जहाँ पर सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होगी या पोटेंशियल होगा, तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद यहाँ होगी, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे हमें मिलेगा ना पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे कम कहाँ मिलेगा, ए पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से सबसे ज़्यादा दूर है वो। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई इफ़ अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट, इट्स वेट विल रिमेन प्रिसाइजली कांस्टेंट, इंक्रीजिंग स्लाइटली, डिक्रीजिंग स्लाइटली, मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली। देखो इसके अंदर आप एक चीज़ को समझिए कि रब करने पर ये गारंटी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, हो सकता है वो गेन भी कर ले, है ना। इबोनाइट रॉड और प्लास्टिक ग्लास जो है, ग्लास रॉड इबोनाइट रॉड वाला एग्जांपल दिया जाता है आपको कि अगर सिल्क को ग्लास के साथ करेंगे तो ग्लास लूज़ करता है और सिल्क गेन करता है, बट वही सिल्क को अगर हम इबोनाइट रॉड के साथ करेंगे तो वो उल्टा करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का सर्टेन मास है, अगर इलेक्ट्रॉन का सर्टेन मास है तो वो हो सकता है गेन भी कर ले और लॉस भी कर दे मास को, है ना। तो यहाँ पर वेट जो है
मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ डायपोल इज। ठीक है, एक डायपोल है, ये सिंपल केस है बिल्कुल एकदम, कि आपके पास एक डायपोल है, ये आपको ये टॉपिक भी करवाया गया है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स जो होगा वो हमेशा 0 होगा, ये मैंडेटरी कंडीशन है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। और क्या था, डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल, ऐसा कुछ नहीं होता, ओरिएंटेशन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो टॉर्क थोड़ा ना कैलकुलेट करा रहे हैं। कैन नेवर बी अ ज़ीरो, ऐसा क्यों होगा भाई, यूनिफॉर्म है, होगा ही 0 होगा। डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, डायपोल का कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि भाई आपके पास फिगर है ऑलरेडी, ये रहा फिगर। ठीक है, तो ये वाला फिगर मैं देख रहा था, इसको साइड करते हैं, ये इधर रखते हैं, और ये फिगर है हमारा, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, तो कह रहा है कि द वर्क डन इन टेकिंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू A, पहले यहाँ पर चार्ज रखा था, फर्स्ट टाइम यहाँ लेकर के आए हैं, तो WA वर्क डन बना है। फ्रॉम P टू B सेकेंड टाइम यहाँ लेके आए हैं, तो वर्क डन WB बना है। और ये फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पर लेके आए, मतलब ऐसे इधर लेके आए हैं थर्ड टाइम, और WC वर्क डन बना है। तो देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल पाथ फंक्शन नहीं है, वो क्या है, पॉइंट फंक्शन है। तो इस पॉइंट का अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस मार्क करूँ, ये सर्कुलर पॉइंट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R, इसका पोटेंशियल भी KQ/R, इसका पोटेंशियल भी KQ/R होगा, है ना। अब मैं इस पोटेंशियल सरफेस को देखूँ तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मुझे इस पॉइंट से लाने पर जो वर्क डन करना पड़ेगा वो सेम ही करना पड़ेगा। वो मैं कहीं से भी ऐसे घूम के भी आऊँगा ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके इस पॉइंट पे आके खड़ा हो गया, तो भी वही आंसर रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप देखें, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इनिशियली सेम है तीनों कंडीशंस के लिए। सेकंड केस में यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी कंपेयर करोगे आप, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। A point charge Q is rotated along a circle of the electric field generated by the another point charge। ठीक है, तो एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, और इस पर एक चार्ज रख देते हैं, इसके चलते ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, है ना, ऐसे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। कह रहा है अगर आप इस छोटे Q चार्ज को इस पर रोटेट कराओ इसी सर्कल पर, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अभी तो सीखा था, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस के कॉन्सेप्ट में, तो 0 होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, B इज़ पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ मतलब ही नहीं, ये तो सेंसेबल बात ही नहीं है। डी ऑप्शन क्या है, 0 इफ़ द चार्ज Q इज़ एट द सेंटर एंड नॉन ज़ीरो अदरवाइज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 0 होगा या नॉन ज़ीरो होगा अगर अदरवाइज़, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटर पर होगा तो 0 होगा और इसेंट्रिक होगा तो नहीं होगा। देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, एक और सर्कल मैं आपको लेके दिखाता हूँ।
मान लीजिए यहाँ पर आपने चार्ज रख दिया, बंदा यहाँ से चला, वापस रोटेट होके यहीं आ जाएगा, मतलब इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 0 ही आएगा ना। तो इसलिए मतलब नहीं है कि वो सेंट्रिक है या सेंटर पर है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आसान है एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव 2 पे आ गए हैं अब हम, यहाँ से ऑब्जेक्टिव 2 देखते हैं क्या है। ऑब्जेक्टिव 2 में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन, टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। बिल्कुल, अगर आप यूनिवर्स को एक सिस्टम मान लें, एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लें, यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है ही वो तो ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव 2 की खासियत ये होती है कि यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए जो है आप ध्यान रखेंगे, हर एक ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये बात नहीं कही जाती है और ना ही ये बात नेगेटिव चार्ज के लिए कही जाती है, ये टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी के लिए कही जाती है, नेट चार्ज ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव के लिए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ऐसा भी नहीं है चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन टूट करके एक प्रोटॉन और एक जो है इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, ऐसे ही प्रोटॉन भी टूट सकता है, तो इसलिए ये बात भी ठीक नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियाई चैप्टर में आप डीके में ये सब पढ़ते हैं कि चार्ज पार्टिकल जो है यूनिवर्स में कांस्टेंट नहीं है, पर चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड, अ पॉइंट चार्ज इज ब्राउट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द नियर पॉइंट, तो क्या होगा अगर एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ये नहीं बोला है प्लस है या माइनस है, इट मे बी आ पॉजिटिव, इट मे बी आ नेगेटिव, इट्स अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट कर रहा है, तो क्या आंसर होगा। तो अगर आप पॉइंट चार्ज ब्राउट नियर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक, अब आप यहाँ पर मे इंक्रीज इफ़ द चार्ज इज़ पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इंक्रीज होगी, या विल इंक्रीज इफ़ द चार्ज इज़ पॉजिटिव, ये दो ऑप्शन है पॉजिटिव के लिए। अगर पॉजिटिव का केस है तो विल इंक्रीज है या मे इंक्रीज है, तो कैसे डिसाइड करेंगे। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ये तो मैंने एक चार्ज की बना दी, उसने ये भी नहीं बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने चार्जेस की है ना, हो सकता है कि वहाँ मल्टीपल चार्जेस हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वेक्टर सम से। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर सम होती है, तो हो सकता है वहाँ पे मल्टीपल चार्जेस रखे हुए हों जिनके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही हो, ऐसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायरेक्शन में बन रही हो। अब अगर आप पॉजिटिव चार्ज ले गए, ठीक है, मान लीजिए आप पॉजिटिव चार्ज ले गए, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरफ है पहले से, और आप पॉजिटिव चार्ज को लेके जाओगे, वो मान लीजिए आपका चार्ज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएगा, ठीक है, तो उस नियर पॉइंट पे, जहाँ पर मतलब यहाँ पर कहीं पे इस पॉइंट पे मान लेते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से इधर थी, ठीक है, अभी आपके चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करनी शुरू करी ऐसे से किसी डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ज़रूरी नहीं है कि इंक्रीज़ होगा, ज़रूरी नहीं है, ये वेक्टर सम है, हो सकता है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दे, भाई वहाँ पे उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और आपके चार्ज की वजह से ऐसे बन जाए, जीरो हो जाए, तो मे इंक्रीज, ठीक, मतलब वेक्टर सम जाहिर सी बात है, या तो बिल्कुल अलॉन्ग द डायरेक्शन हो सकता है, या बिल्कुल अपोजिट हो सकता है, या किसी और रैंडम डायरेक्शन में हो सकता है, तो विल भी इंक्रीज होगी, ये जरूरी नहीं है, मे इंक्रीज वाला वर्ड, ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। नेगेटिव के लिए देख लेते हैं, अब नेगेटिव के लिए भी सेम सिनेरियो होगा, भाई नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट होगी, जाहिर सी बात है, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, तो ये इधर कर रहा है तो डेफिनेटली वो अपोजिट में ही प्रोड्यूस करेगा, तो वो सपोर्ट कर सकता है या अपोज कर सकता है, तो डिक्रीज़ तो होगी, है ना, अगर अलॉन्ग द डायरेक्शन भी हुई तो भी डिक्रीज़ होगी, और अपोजिट हुई तो भी डिक्रीज़ ही होगी, नेगेटिव के लिए तो डिक्रीज़ ही होनी है ना, तो डिक्रीज़ तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो बात पक्की है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वेक्टर सम का रूल लगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से थॉट डेवलप करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा यहाँ पे,
ज़रूरी नहीं है कि इन डिक्रीज़ ही होगी, नेगेटिव है तो अपोज ही करेगी तो वो डिक्रीज़ ही करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस के अंदर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो उस लॉजिक से इसको सेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और पोटेंशियल किसी पॉइंट पर वो आपको बताना है। ठीक है, कंडीशन गिवन है। तो E0, भाई E0 तो V कांस्टेंट होता है, ज़रूरी नहीं है जीरो होगा। ठीक है, ये पहले भी करवाया हुआ है, फॉर्मूला आपको पता है, -dV/dr। किसी का डिफरेंशिएशन अगर ज़ीरो है तो V कांस्टेंट हो जाएगा, फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला वाला तो गलत हो जाएगा। इफ़ V0 E मस्ट बी ज़ीरो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप डायपोल को देखिए, -Q + Q, और इसका इक्वेटोरियल पॉइंट देखिए, यहाँ V0 होता है बट E0 नहीं होता है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। इफ़ E नॉट इक्वल टू ज़ीरो V कैन नॉट बी ज़ीरो। अगर E ज़ीरो नहीं है तो V ज़ीरो नहीं हो सकता। नहीं ऐसा थोड़ी ना है, अभी तो बताया कि ये डायपोल के केस में कि E ज़ीरो नहीं था, ठीक है, फिर भी V ज़ीरो हो गया, है कि नहीं, तो ये भी गलत हो गया। इफ़ V नॉट इक्वल टू ज़ीरो E कैन नॉट बी ज़ीरो, ऐसा भी कुछ नहीं है भाई। मान लो आपने 2 पॉजिटिव चार्ज रख दिए, यहाँ पे E ज़ीरो है बट V ज़ीरो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर है नन आंसर है इसका, कोई कुछ नहीं है, गलत है सारे ऑप्शंस। क्लियर, चलिए 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट। ये ओरिजिन डिफाइन कर देते हैं, यहाँ +1 सेंटीमीटर, यहाँ -1 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन क्या होगी? तो अगर मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऐसा -120 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 40 और ये 20 प्लस का 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये बात तो करेक्ट है कि भाई 20 होगी, मस्ट बी, मे बी, मस्ट बी इक्वल टू 20, मे बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, मे बी ग्रेटर देन 20 से ज़्यादा होगी, ये 20 से कम होगी, 20 के बराबर होगी, या 20 ही होगी, ये पूछ रहा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि मस्ट बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर एट ओरिजिन, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पर 20 ही होगी, क्योंकि इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन हुई है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है, ओरिजिन पे इतना है, ये नहीं डिफाइन हुआ, सेंटर पे नहीं बोला है। इस रीजन में जहाँ पे 2 पोटेंशियल बार अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये पोटेंशियल 180 वोल्ट का, ये पोटेंशियल 1, तो इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है। तो इट मे बी इक्वल टू 20 और मे बी ग्रेटर देन 20, क्योंकि रीजन का है ना, तो ओरिजिन पे, और ज़रूरी कि ओरिजिन पे ही 20 हो, ओरिजिन में 20 भी हो सकता है, ओरिजिन के बगल में भी 20 हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी 20 हो सकता है, क्योंकि रीजन की डिफाइंड है, ठीक है, और लेस देन तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है कि भाई इतनी वैल्यू तो आ ही रही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी और सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इफ़ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डू नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल और ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी। ज़ीरो पोटेंशियल और ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी के लिए कौन सी क्वांटिटी डिपेंडेंट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मतलब हम जो जीरो पोटेंशियल अज्यूम करते हैं किसी भी पॉइंट पे कि भाई यहाँ पे हमने, जैसे इन्फिनिटी पे हम मानते हैं कि ज़ीरो है, तो ये कौन सा वाला स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है जो इस बात पर डिपेंड नहीं करता? तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी इंडिविजुअल पॉइंट का पोटेंशियल जो होता है ना, इंडिविजुअल पॉइंट का, या इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ चार्ज जो है इंडिविजुअल, अगर हम लेते हैं उनका डिफरेंस ना लेकर के, तो ये चीज़ें हमेशा जीरो पोटेंशियल पे डिपेंड करती हैं। जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट का आपने पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो आपने दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल अगर जीरो डिफाइन कर दिया, तो आप किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर पाते हैं कि ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, फॉर एग्जांपल KQ/R। तो इसका मतलब ये तो करता है,
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं करता, क्योंकि आप 2 पॉइंट के बीच का, मान लीजिए मेरे को इसका पॉइंट का पता है, इसका पता है, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूंगा ना, तो मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, पर किसी एक पॉइंट के लिए मुझे दूसरे वाले को 0 डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, टू चार्जेस सिस्टम, दो चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल तो हम निकाल सकते हैं, अभी देखा हमने यहाँ पे के Q1 Q2 बाय R, उसके लिए हमें 0 पोटेंशियल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या, एक सेकेंड, क्या बोल रहा था, डिपेंड, डू नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ 0 पोटेंशियल, तो 0 पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं होता हो। एक सेकेंड, तो एक बार इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज सिस्टम, दो चार्ज सिस्टम अगर हम बात करें तो वो 0 पोटेंशियल पर डिफाइन रहते हैं। क्यों, वही बता देता हूँ, देखो यहाँ पर कि अगर मैं देखूँ कि मुझे एक चार्ज रखना है, तो मैं इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आया तो मेरे को कोई काम नहीं करना, दूसरा लेके आया तो मुझे काम करना पड़ेगा इन्फिनिटी से यहाँ लाने पे। तो रेफरेंस उस समय भी यही था कि इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमने 0 डिफाइन किया था, तो उस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। डी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, चेंज कितना है, चेंज मतलब कि मान लो यहाँ पे पहले रखा था R1 डिस्टेंस पे, अभी आपने उसको चेंज करके रख दिया R2 डिस्टेंस पे, तो अब चेंज बताओ कितना है, तो चेंज अब बता सकते हैं ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो इसलिए, और उसके लिए 0 पोटेंशियल की जरूरत नहीं है, तो उसने कहा कि नहीं डिपेंडेंट है, तो नहीं डिपेंडेंट है तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये चीज़ जो है इस तरीके से सॉल्व की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, अब हार्डली 3 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट बाय द पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसको मैंने फील्ड पर प्लेस कर दिया जो कि पॉइंट चार्ज के चलते बन रही है, तो पॉइंट चार्ज के चलते ऐसे फील्ड बनेगी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो गई, है ना, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो गई है। अब अगर ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जो फोर्स लगेगा वो भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, यहाँ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ना। तो नेट टॉर्क ऑन द डायपोल, और नेट क्या है, ऑप्शन क्या क्या है, नेट फोर्स ऑन द डायपोल मस्ट बी 0, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नेट फोर्स ऑन द डायपोल मे बी 0, नेट फोर्स नहीं, ये 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है ना, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म है तो ये 0 कभी होगा ही नहीं। और टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू फील्ड मस्ट बी 0, वो भी नहीं हो सकता, मस्ट तो नहीं हो सकता, हाँ, पर यह है कि मे बी 0 हो सकता है, एक कंडीशन बन सकती है कि अगर ऐसे रख दिया जाए तो, ठीक है, तो उस समय जो है एक कंडीशन बनेगी, तो पॉसिबिलिटी है कि 0 होगा एक कंडीशन पे, ठीक है, मे बी 0 हो सकता है टॉर्क, कि हमने कहा है ना नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसा नहीं है कि नॉट इक्वल टू 0 तो किसी कंडीशन पे नहीं होगा, एक कंडीशन पे बन सकता है 0, इसलिए टॉर्क हो सकता है, फोर्स तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसलिए जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, प्लेस द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, उनके ऊपर लगने वाला फोर्स इक्वल है, तो फोर्स ऑन देम विल बी इक्वल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें प्लेस किया गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल, नहीं, इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, उसका रीज़न समझिए क्यों नहीं होगा। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को रखूँगा तो उस पर इधर फोर्स लगेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और एक नेगेटिव चार्ज रखूँगा तो उस पर इधर फोर्स लगेगा, तो इक्वल तो नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है।
मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल, हाँ मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये तो करेक्ट है। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, नहीं एक्सेलरेशन भी इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की एक्सेलरेशन अलग अलग होगी, ऐसा इसलिए क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है ना, तो मास दोनों के अलग अलग है तो एक्सेलरेशन भी अलग होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलरेशन विल बी, वो तो खत्म ही हो गया, खेल ही खत्म है, बी ऑप्शन ही करेक्ट है इसका एकमात्र। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल है आर के फ्रॉम द ओरिजिन एंड टेकिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी ज़ीरो, और ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम ज़ीरो मान लें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है टेकिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन बी ज़ीरो, एंड उसी को बताना है कि पोटेंशियल क्या होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, इधर लिख लेते हैं, और पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला माइनस ई डॉट डी आर, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पोटेंशियल आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस ऑन में आर स्क्वायर, तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो आई होप आपको इस सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। ऑब्जेक्टिव में कई बार आपको आंसर्स तो पता होते हैं कि भाई आपने मान लीजिए आंसर्स तो पता कर लिए कैसे भी करके, बट उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये पता नहीं चलता, और दूसरा ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है ये भी पता नहीं चलता। तो इस वीडियो का आपको फ़ायदा ये है कि आपको ये पता चलेगा बाकी ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है, जिससे आपकी नॉलेज बूस्ट होती है। देखो आंसर फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, दूसरा क्यों गलत है ये फाइंड आउट करना भी इम्पॉर्टेंट होता है अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।